प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश दर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। सांवले सपने की याद जाकिर हुसैन की ये रचना का प्रथम भाग में हमने देखा कि एक महान पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की अंतिम जीवन यात्रा, अंतिम परिणति हो रही है। मानव जीवन के अंतिम पड़ाव स्थल पे खड़े हैं, लेकिन उनका जाना निश्चित तौर पे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है और लग रहा है कि वास्तव में सुनहरे पंख लगा चुकी पक्षियों के दुनिया में रहते हैं और लग रहा है कि सुनहरे पंखों वाले पक्षियों के साथ, हुजूम के साथ, भीड़ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। पक्षियों का झुंड पीछे और सालिम अली आगे आगे चल रहे हैं। इस भाग में हम आगे का पंक्तिबद्ध एक एक पंक्तियों को पढ़ते हुए आगे अध्ययन करेंगे। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र, चूँकि मिथक आपको बता दें, मिथ्या यानी इस दुनिया में सच क्या है, झूठ क्या है, ये कितना कहा जाए, ये कहाँ तक संभव है। इस दुनिया में वह कमज़ोर काय वाले अगर उस व्यक्ति पे नज़र डाला जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं, उम्र को 100 तक पहुँचाने में थोड़े ही दिन बचे रहे। संभव है कि लंबी यात्राओं के थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया है। 100 साल की उम्र में पहुंचने वाले थे और लगता है कि उम्र ने उनकी शरीर को कमज़ोर कर दिया, लेकिन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी उनके मौत का कारण बनी और लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से रोशनी छीनने में सफल नहीं। मौत का भय बड़ा ही भयानक होता है। मौत निश्चित तौर पे एक डर होता है। कोई मृत्यु का कारक वाली वस्तु हम देख लें तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कोई अगर सर्प अगर आपके समक्ष अगर आ जाए तो लगता है कि अब तो मौत नाचने लगी। हमारी गाड़ी किसी बड़े वाहन के पास आ जाए, लगता है अब इस दुनिया, कितना भय से हम ग्रसित होते हैं। मौत की सोच ही बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन ये मौत सालिम अली को डगमगा नहीं पाई, उनकी आंखों से रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति उनकी आंखें हमेशा समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पे चढ़ी दूरबीन, जिससे दूर डालियों पे बैठे नए प्रकार के पक्षियों को वो दूरबीन से देखते थे और वह तब तक नहीं उतरी जब तक उनकी मौत न हो गई। उनके जैसा बर्ड वाचर, पक्षियों का संरक्षण करने वाला शायद ही कोई इस दुनिया में हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे जाते थे। दूर क्षितिज, फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेती थी। उनकी नज़रों में बड़ी पार की नज़र थी प्रकृति की एक एक चीज़ों को। ऐसा उनके अंदर जादू था कि प्रकृति की ओर अपनी आप खिंचा चला जाता था। प्रकृति का लगभग एक तरह का उनकी आंखें हमेशा संरक्षण करती रहती थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। प्रकृति की पार की नज़र फिर उन्हें विचलित नहीं, प्रकृति उनके अनुसार ढलने लगती थी। हम प्राकृतिक सुंदर दृश्यों को देखकर हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन सालिम अली को देखकर ऐसा लगता था कि वो प्रकृति के कायल नहीं हैं, प्रकृति के दीवाने नहीं हैं। खुद प्रकृति उनको अपना हितैषी मानती है, क्योंकि नेचर, प्रकृति ऐसा है। आज प्रकृति का बड़ा दोहन हो रहा है, वृक्षों को हम काट रहे हैं, पशु पक्षियों का स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि अब उनके रहने के लिए उपयुक्त जो जगह समाप्त हो रही है, इसलिए हमारे इकोसिस्टम में बड़ा परिवर्तन है। प्रकृति भी नाराज होकर तमाम बाढ़, सूखा, भूकंप जैसे त्रासदी हमें आतंकित करती है, लेकिन अगर हम प्रकृति का संरक्षक हो जाएं तो प्रकृति भी हमारी कायल हो जाती है, प्रकृति भी हमारा लगता है हमारा साथ देती है। तो वैसे सालिम अली भी थे, लगता था प्रकृति उनके कायल हो चुकी है। उनके लिए प्रकृति हर तरफ खेलती हंसती खेलती भरी दुनिया में पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनकी दुनिया बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से अपने लिए उन्होंने गढ़ी थी। उनकी निजी जिंदगी की बात लेखक यहाँ पे कहता है कि उनकी जीवन साथी थी तहमीना। उन्होंने इस कार्य में काफ़ी मदद पहुँचाई।
निश्चित तौर पे गृहस्थी के दो पहिया हैं, एक पति और पत्नी, लेकिन जो है उनकी जो दूसरी पहिया थी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले कि एक प्रकृति का संरक्षण, एक साइलेंट वैली थी, वो रेगिस्तानी हवाओं से वो धीरे धीरे क्षरित हो जा रही थी, समाप्त हो जा रही। लेकिन प्रकृति के उपासक ऐसे व्यक्ति जाके देश के प्रधानमंत्री से जाके मिले चौधरी चरण सिंह से। वो प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी में पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, किसान के बेटे थे। वह समझ रहे थे कि प्रकृति का संरक्षण कितना जरूरी है, प्रकृति हमारे लिए कितना हितैषी है। पर्यावरण के खतरे, संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनकी आंखें नम कर दी, उनकी आंखें नम हो गई। जो चित्र रखा, आज हमारे बीच में सालिम अली नहीं है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज सालिम अली हमारे बीच में नहीं है। आज प्रकृति के किसान के बेटे चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो सोधी माटी पीयूगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पे जीने वाली पक्षियों की वकालत करेगा? अंधाधुन हम प्रगति के पक्ष में हैं। हम दिन प्रतिदिन अपने विकास की यात्रा पूरी कर रहे हैं। हम नित्य प्रतिदिन औद्योगिक कारखाने लगा रहे हैं। हम अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए दिन प्रतिदिन प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। कौन बचा है भारत में? कौन बात करेगा प्रकृति के संरक्षण की? सभी लोग अपने फायदे की बात कर रहे हैं, कोई प्रकृति के संरक्षण की बात नहीं करता है। यहाँ पे लेखक कहता है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो करेगा? सालिम अली ने अपनी कथा का नाम रखा था फॉल ए स्पैरो। स्पैरो गौरैया को भी कहा जाता है। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि अपने पति के बारे में कुछ लिखें। डी लॉरेंस भी एक प्रकृति पोषक व्यक्ति थे। उनके बाद लोगों ने उनकी पत्नी से अनुरोध किया कि उनसे जुड़ी जानकारियों को कुछ लिखें, कुछ साझा करें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है, क्योंकि महसूस होता है कि मेरी छत पे बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में मुझसे ढेर जानती। एक पति के बारे में पत्नी बेहतर ढंग से जानकारी रहती है, लेकिन उनकी पत्नी होते हुए फ्रीडा कहती हैं कि मुझसे अधिक वह गौरैया लॉरेंस के करीब रहते थे। अगर आप उनसे पूछें, गौरैया की भाषा सीखना चाहें, गौरैया से अगर उनके बारे में जानना चाहें तो बेहतर होगा, क्योंकि वह ज़्यादा करीब थे पक्षी के, उस गौरैया पक्षी के मुझसे बेहतर वह जानती होगी। कहते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था कि मुमकिन है कि लॉरेंस की रगों में, लेखिका यहाँ पे लेखक कहता है कि ये जो है मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उस बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पे बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। यहाँ पे फ्रीडा कहती है कि मेरे पति उनसे करीब रहे, हो सकता है वो मुझसे या हम दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखती हो। कहने का अभिप्राय है, हम अगर प्रकृति के जो तथ्य हैं, पशु पक्षी जलीय जीव जंतु सारे प्रकृति के चेन में समाये हुए हैं। एक खाद्य श्रृंखला है, यानी एक कीड़ मकोड़े से लेकर और सांप मोर तक होते हुए एक फूड चेन चलता है। इकोसिस्टम हमारे इसी फूड चेन पे निर्भर होता है, खाद्य श्रृंखला पे। अगर खाद्य श्रृंखला की कोई कड़ी टूटेगी तो निश्चित तौर पे प्रकृति में परिवर्तन होगा और मनुष्य जाति के लिए एकदम अच्छा नहीं होगा, हानिकारक होगा। इस जटिल प्राणियों के लिए, जो जटिल प्राणी हैं, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बनी रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ
एक चिड़िया है जो जिसका कंठ नीला होता है, वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोजकर नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। जिंदगी की ऊंचाई में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक यानी जो नेचुरल जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। एक बार उन्हें बचपन के दिनों में एयरगन से एक चिड़िया गौरैया, नीले कंठ की वो गौरैया उनसे हताहत हो गई। उन्होंने जीवन में संकल्प लिया, आज से हम किसी पक्षी को मारेंगे नहीं, और ये पक्षी उनके लिए संरक्षण का कार्य बन गई। पक्षी संरक्षण करने लगे, पक्षियों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करने लगे, उनके दुख और पीड़ा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का वो प्रतिरूप बन गए। जैसे फ्रीडा कहती हैं कि मुझसे बेहतर वो लॉरेंस जानती है, वैसे ठीक तरह इनके लिए भी ये घटना इनकी जिंदगी का एक मॉडल बन गया, एक प्रतिरूप बन गया। आप